जानेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो आपने पढ़ा है कि जीडीपी के साइड में नीचे एमपी या एफसी लिखा जाता है। जीडीपी के साइड में नीचे तरफ एमपी या जीडीपी एफसी हम लोग लिखते हैं या लिखा रहता है। तो एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी एफसी हुआ साधन लागत, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में एफसी का मतलब हुआ फैक्टर कॉस्ट। क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत, यानी किसी भी सामान को बनाने में, मान लिया जाए हम मार्कर एक प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो इसको बनाने में कुछ न कुछ लागत लगा होगा। तो इसमें कौन सी लागत लगी होगी? पहली चीज कि जहां बना होगा, किसी भवन के अंदर बना होगा, वहां भूमि के ऊपर भवन में बना होगा, तो भवन का लगान यानी रेंट दिया जाता है। ओके। दूसरी आता है कि इसको बनाने में पूंजी लगा होगा, तो पूंजी का क्या होता है? इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से लेबर लगे होंगे, इसमें इसका मजदूरी देना पड़ेगा। फिर मालिक जो होंगे वो अपने लाभांश लेंगे। तो ये सब क्या हुआ आपका फैक्टर, यानी इस मार्कर को बनाने में मान लीजिए हमको 15 रुपया अगर लागत आती है, तो यह लागत उसका क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट होगा। अब देखिए, अब एमपी मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, यानी जब यह मार्कर मार्केट में जिस दर पर बिक्री होती है, मान लीजिए इस मार्केट में 20 रुपए में बिक रहा है, तो यह उसका मार्केट प्राइस हुआ। तो इसमें ध्यान देना है कि मार्केट प्राइस हमेशा साधन लागत से अधिक होता है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि साधन लागत से मार्केट प्राइस हमेशा क्या होगी जी? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है। स्पष्ट? इसके अलावा क्या होते हैं कि जो बीच वाले बिचौलिए होते हैं, वह अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु को ऊंचे दाम में बेचते हैं। स्पष्ट है? तो फैक्टर कॉस्ट किसी भी सामान को बनने में जो लागत लगती है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और जब जिस मूल्य पर वस्तु बिकती है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। तो साधन लागत से मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है जी? अधिक होता है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाता है। अब चर्चा करेंगे सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर? तो ध्यान देंगे इसमें, किसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र के कुल अंतिम उत्पादों का योग, द्वितीय क्षेत्र का कुल अंतिम उत्पादित वस्तुओं का योग, और तृतीय क्षेत्र के कुल अंतिम उत्पादित और वस्तुओं और सेवाओं का योग का मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? GVA, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। व्यक्तिगत आय सिंपल समझ लेना है। किसी परिवार के सदस्यों का, कोई परिवार हो गया, उसके सदस्य हो गए, का सभी साधनों द्वारा चालू मूल्य पर जो उनकी आमदनी होती है, जो वह आय
कमाते हैं उसे व्यक्तिक आय कहते हैं। ध्यान देंगे। पहला आता है परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य। दूसरा आता है सभी तरीका से, सभी तरीका से क्या जो आय कमाते हैं वह उस परिवार का व्यक्तिक आय कहलाता है। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे और पत्नी है। पत्नी घर का काम करती है और पति बाहर काम करते हैं। तो एक नौकरी करते हैं और जब घर आते हैं तो पार्ट टाइम 1 घंटा कहीं जॉब करते हैं। तो मान लीजिए नौकरी से उनको 15,000 प्राप्त हो रही है और पार्ट टाइम जॉब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनसे उनको 5,000 प्राप्त हो रही है। तो यह उस परिवार का क्या हो गया जी? उस परिवार का व्यक्तिक आय हो गया। व्यय योग्य व्यक्तिक आय। तो आपने व्यक्तिक आय पढ़ लिया, परिवार के सदस्यों का सभी स्रोतों से जो चालू मूल्य पर जो आय प्राप्त होती है या आय कमाते हैं तो वह व्यक्तिक आय होता है। अब ध्यान देंगे कि व्यक्तिक आय में से जो धन सरकार प्रत्यक्ष कर के रूप में ले लेती है उनसे, तो वह स्थिति व्यय योग्य व्यक्तिक आय कहलाती है। यानी सिंपल समझ लेंगे कि व्यक्तिक आय में से टैक्स जो प्रत्यक्ष कर, ध्यान देंगे, व्यक्तिक आय में से माइनस प्रत्यक्ष कर को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा जी? व्यय योग्य व्यक्तिक आय हो गया। निजी आय किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर होते हैं, यानी सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर से जो आय प्राप्त होती है, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को जो आय प्राप्त होती है या प्राइवेट सेक्टर से जो आय अर्जित की जाती है उसे निजी आय कहते हैं। इस निजी आय में सरकार द्वारा दी गई सहयोग को भी शामिल किया जाता है और विदेशों द्वारा उस सेक्टर को दी गई सहयोग राशि को भी शामिल कर लिया जाता है। यह निजी आय के अंतर्गत आ जाती है। अब चर्चा करेंगे प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत सिंपल है। देश के जीडीपी में से, यानी देश के जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय में से, देश के राष्ट्रीय आय या जीडीपी में से देश की जनसंख्या घटा देने पर, जनसंख्या को डिवाइड करने पर क्या करेगा जी? प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। क्लियर है ना? यानी किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो परिणाम आते हैं वह उस देश का प्रति व्यक्ति आय होते हैं। इसी से गणना किया जाता है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर ऊंचा होता है तो वह विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, इसी से गणना किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी क्या शब्द है? जीडीपी। तो जब जीडीपी की यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू मूल्य पर किया जाता है। कौन मूल्य पर किया जाता है? चालू मूल्य या वर्तमान में प्रचलित मूल्य पर किया जाता है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जब जीडीपी की गणना किसी लिए गए स्थिर वर्ष से किया जाता है,
उसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। क्लियर है ना? जब प्रचलित मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का गणना किया जाता है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जब देश की जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष पर, यानी अभी आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, जीडीपी की गणना 2011-12 के आधार वर्ष से किया जाता है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी या जीवीए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी इन्होंने कि भारत के 1868 में राष्ट्रीय आय 860 करोड़ है, 800, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। सोचिए कि उस समय 20 रुपया की कितनी वैल्यू थी कि सालाना 20 रुपया एक व्यक्ति कमा लेगा तो उसका, ठीक है, सालाना एक व्यक्ति 20 रुपया कमा लेगा तो उसकी एक साल खर्चा चल जाएगी। उस समय भारतीयों के पास इतने जागरूक नहीं थे, सारा सिस्टम अंग्रेज हैंग कर लिए थे, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ ज्ञानवान लोग, कुछ विद्वान लोग इस पर ताक में थे कि जब ये चले जाएंगे इंडिया छोड़ करके तो मैं अपने सिरे से देश को विकास करूंगा, देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाऊंगा। आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति को जॉब लग जाता है उसके बाद क्या होती है? मैं बता रहा हूं। जब किसी पर्सन का एक किशोरावस्था में जाने के बाद से जब उसको जॉब लग जाती है तो पर्दे के पीछे क्या होती है? उनके माता पिता कहीं जाते हैं तो उनकी बड़ी इज्जत होती है। जिस समाज में जिस माता पिता को पहले कोई नहीं पूछता था, उसी समाज में उसी माता पिता को लोग अब कुर्सियां देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि माता पिता को कितना अच्छा महसूस होता होगा। दूसरी चीज कि पहले आपके माता पिता कुछ बोलते होंगे तो समाज के लोग अनदेखा करते होंगे, लेकिन जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, जब अच्छे पद पर चले जाएंगे तो आपके माता पिता जो बात बोलेंगे तो समाज के लोग उसको मानेंगे। इसके अलावा ये फायदा ये होती है कि वे कहीं भी जाते हैं उनका सीना चौड़ा रहता है कि चलो कुछ न कुछ हर जन्म में मेरा यही बच्चा मिले। और सबसे बड़ी चीज कि उनको ये उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा कुछ भी कर ले, अच्छा करेगा। तो जब एक व्यक्ति सफल होती है, जब एक व्यक्ति सफल होते हैं तो उनकी सफलता की कसौटी पर वही लाभ नहीं पाते हैं, बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उनके माता पिता भी काफी खुश और लाभान्वित होते हैं।